पार्टी के इस बड़े महत्वपूर्ण केंद्र गुलाबबाग के अपने कार्यालय में प्रेस के दौरान हमारे सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष उधर कौन है अरे और आप सभी प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबके प्रति हृदय की गहराइयों के साथ बहुत बहुत सम्मान व्यक्त करते हुए आगामी नवरात्र और आने वाले भारतीय नववर्ष की शुभकामना के साथ आज हमारा मुख्य विषय भारत के अंदर गठबंधनों का राजनीतिक सामाजिक जीवन में अनेक बार बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा और भारत की राजनीति में 1967-69 में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठबंधनों की शुरुआत से 1967-69 में एक दौर भी चला। आपातकाल के अत्याचारों के खिलाफ भी मिलजुल के पार्टियां बना करके प्लस गठबंधन साफ करते हुए 77 में भी एक दौर रहा। वोट घोटाले के बाद भी गठबंधन का दौर है और अटल जी की अगुवाई में 24 दलों का 6 वर्ष की सरकारों का एक शानदार दौर रहा। लेकिन माननीय मोदी जी जो यशस्वी हमारे सांसद भी हैं, विश्वप्रिय नेता, भारत के परम यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और हमारे ही सौभाग्य से इसी काशी के सांसद भी हैं। उनके व्यक्तित्व की छाया में, उनकी पहलों से 10 वर्ष के उनके कामों से भारत में माननीय मोदी जी ने जो काम किया, जिसको एक वाक्य में एक बहुत बड़े पत्रकार बंधु ने एक वाक्य मुझे कहा था, मैंने आज तक उसे कहीं व्यक्त नहीं किया था, आज पहली बार काशी में व्यक्त करने का मन कर गया। उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत को, प्रशासन अरे हुकूमत को जन आंदोलन में तब्दील करने का काम भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज नरेंद्र मोदी का शासन आम जनता का शासन है। आम जनता अपने को फील करती है कि इस शासन से हम सीधे जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष कहीं ठहर नहीं रहा था, तो उसने जो गठबंधन किया उसे आज तक गठबंधन की शक्ल ही नहीं दे पाया। वह गठबंधन भारत के पूर्वी क्षेत्र, जहां आज भाजपा बहुत गरीबों की, आम आदमी की, संदेश खाली में शोषित महिला उस पात्रा की सबकी आवाज बनकर उड़ी है, पहले भी संघर्ष की आवाज बनकर उड़ी है। वहां वह गठबंधन से तृणमूल गायब और गठबंधन एक दूसरे किनारे। दिल्ली में गठबंधन और पंजाब में हम आपके हैं कौन की कहानी हो रही है, वो करें आप कौन, वो करें आप कौन। बिहार के अंदर राजद गठबंधन की भी मीटिंग में अपने प्रत्याशी घोषित कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर अभी उनकी चीजें तय नहीं, उद्धव की शिवसेना अपने प्रत्याशी। आज तक गठबंधन की एक भी संयुक्त रैली नहीं हुई। पहली रैली 31 तारीख को हुई तो आप वाले कहते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली हुई है और वो कहते हैं हमारी गठबंधन वो रैली ही विभाजित है। तो ऐसा गठबंधन जो है आज भारत में आया जो कुछ समझ नहीं पाया और वहां जनता का सीधा गठबंधन आज मोदी से, उनके कामों से आज भारत के अंदर चाहे निरंतर प्रवास, चाहे वर्चुअल मीटिंग, चाहे मन की बात और चाहे विभिन्न अपनी गरीब कल्याण की बेहतर योजनाएं
लोगों के जीवन स्तर बेहतर करते हुए, चाहे वैज्ञानिकों से चंद्रयान की सफलता के बाद संवाद, चाहे परीक्षा पर चर्चा से युवाओं के साथ संवाद, आज भारतीय राजनीति में विभिन्न प्रयत्नों से जनता से सीधे कनेक्ट जन गठबंधन का सबसे बड़ा नेता, आजाद भारत में अगर कोई आज जनता की निगाह में मान्यता पाया है तो वो है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। विभक्त गठबंधन, और मैं खास करके उनकी हाल की रैली पर अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा। पहली बार भारत में अब तक ये देश जिसने आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, जनता के उचित मुद्दों के लिए जन आंदोलन करता था, रैलियां करता था। हमारे लोगों ने भी बहुत सी रैलियां किया। उन्होंने अयोध्या के राम लला के दिव्य भव्य मंदिर बनाने के लिए अनेक रैलियां, अनेक उपक्रम किया। हम लोग जिसपे आप सबको स्मरण होगा कि राष्ट्रपति वेंकट रमन तक ने शिरकत की थी। संसद में अयोध्या की मंदिर बनाने के लिए हम उन्होंने मार्च किया था, वोट क्लब पर मार्च किया था। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भ्रष्टाचारी कुशासन में लिप्त लोगों के पक्ष में यह रैलियां हुई और उनके चलते, और उनकी जहां अन्य लोग भी रैली में कहते हैं गठबंधन इंडी की रैली है, वह भी भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे हुए जांचों से बचने के लिए कोई राज्य, कोई ऐसे विपक्ष के नेता बचे नहीं। जनता खुली आंखों देख रही है और जनता से लाल किले से पूरे देश को संबोधित करते हुए एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने उस वायदे पर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई रुकने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता कहे मोदी तुम रुको नहीं, और ये भ्रष्टाचारी कहते हैं कि हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ हे मोदी रुक जाओ, मोदी रुकने वाला नहीं है। इस परिस्थिति में देश का जनमत पूरी तरह से आज मोदी जी के साथ है। यह रैली अपने आप में बहुत ही खिलाफ भ्रष्टाचारियों के समर्थन, एक तरफ मोदी भ्रष्टाचार को निर्मूल करने में लगे हैं और भ्रष्टाचारी अपने को बचाने में लगे हैं। मैं आपके बीच में इनके कुछ चीजों को उल्लेख करने के साथ मुझे आज काशी का ही व्यक्ति हूँ, एक ध्यान आ गया कि केजरीवाल जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री, इस पर वो विष्णुदत्त शर्मा की वो पंचतंत्र की कथा आप में से अनेक लोगों ने पढ़ी होगी प्रारंभिक शिक्षा में, वो पूरी तरह सटीक बैठती है। वो कथा है नीला श्रृंगालय। गलती से एक श्रृंगाल शहर में घुस गया और रंगरेज के नीली की कढ़ाई में वो गिर पड़ा और वो नीला होकर निकला, जंगल में गया तो जंगल में लोगों ने उसको अपना राजा मान लिया। थोड़े दिन वो राजा रहा और जब बरसात हुई उसका नीला रंग धुला तो उसकी कलई खुल गई। आज आकंठ भ्रष्टाचार में, शराब घोटाले, आबकारी नीति बनाने में न्यायालय में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब ईडी के भ्रष्टाचार नियंत्रण की कड़ी बरसात हुई, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जैसा नीला श्रृंगाल की कलई खुल गई। जो अन्ना आंदोलन, जो एक अच्छा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको इसने सत्ता के लोभ में नष्ट किया, यह नीले श्रृंगाल का नीलापन धुल गया। और मोदी जी इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं कि वह अपने आप आज सारा देश जान गया कि सबसे महाभ्रष्टाचारी साबित हुआ। यह कथा, पंचतंत्र की कथा, आम जनता के बोधन के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है इस अरविंद केजरीवाल पर। आज मैं आप सबके बीच में यही विशेष बातें कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। में से 7 सीटें आप लोगों ने जीती थी और 5 हारी थी, तो क्या ये इक्वेशन आप लोगों को उलझा रहा है क्या इस बात से ऐसी घोषित करने में? वाराणसी के आसपास की 12 सीटें हैं, 12 में से 7 आप लोगों ने जीती थी, 5 हारी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। क्या ये इक्वेशन इस बार प्रत्याशी घोषित करने में आड़े आ रही है क्या? ऐसा नहीं है। हम स्वयं प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरी तत्परता से वो सारी चीजें अच्छी लड़ाई लड़ी गई थी और इस बार वह
सारी सीटें जो वाराणसी के आसपास की 5 सीटें थी, वह सीटें भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। पूरी रणनीति उस दिशा में बन चुकी है। प्रत्याशी घोषित होने के पूर्व ही हमारी इकाइयां, हमारी यूनिट बूथ तक एक्टिवेट है। ऐसा देश में किसी पार्टी के पास सामर्थ्य नहीं है। पूरी तैयारी के साथ समाज का हर वर्ग, आज जनता आगे है और पार्टी के साथ। अच्छा, मुख्तार की मौत राजनीतिक फायदा होगा या घाटा होगा? सरकार के इशारे पर उनके अधिकारियों ने मुख्तार को धीमा जहर दिया। जहर की वजह से उनके जेल के 2 कर्मचारियों की हालत बिगड़ी। 5 दिन उन्हें अस्पताल में रखा गया और सरकार के इशारे पर ही मुख्तार की हत्या हुई है। ये आम मौत नहीं है। वह विषय भी सरकार ने जांच के आदेश दिया, लेकिन आप मीडिया जगत के लोगों द्वारा ही प्रकाशित तथ्यों से मैंने जो पढ़ा है कि वह दिल के दौरे से उनका निधन हुआ है और उनके इलाज की तत्परता से व्यवस्था की गई है, तथा यहाँ तक मीडिया ने निकाला है कि वो कितने प्रकार की दवाएं लेते थे। दवाओं के सारे नाम डिटेल्स भी आए, फिर भी सरकार ने इसके जांच के आदेश दिए हैं और जांच में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी निष्पक्षता से हर कदम उठाती है।